हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है। 6th चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है, राज्य से साम्राज्य तक। इस चैप्टर में हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में और कलिंग युद्ध के बारे में। तो देखते हैं क्या है। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। ये 6th क्लास के बच्चों को बताया गया है। हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। सारनाथ के बारे में हमने अध्याय 6 में पढ़ा था। जो हमारा सिंह स्तंभ है वो लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। ये शेरों वाला स्तंभ है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें 4 शेर हैं लेकिन 3 ही दिखाई देते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे अशोक। अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। अभिलेख किसे कहते हैं? पत्थर पर उकेरे गए या किसी धातु पर उकेरे गए लेख को हम अभिलेख कहते हैं। हमने देखा था। इसके पहले कि हम ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। आखिर अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहते हैं और अशोक को राजा की बजाय सम्राट क्यों कहते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो अशोक मौर्य वंश के राजा थे जिसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं और इस अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य, जिन्हें हम कहते हैं कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदु से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। जो अशोक के साम्राज्य के प्रमुख नगर थे उनमें थी उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, जबकि दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ये था तक्षशिला। यहाँ देखते हैं, यह है पाटलिपुत्र, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। ये तक्षशिला उत्तर पश्चिम से भारत आने वाला रास्ता और ये उज्जैन उत्तर से दक्षिण जाने वाला रास्ता। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। यहाँ देखते हैं, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, यानी ये सारे इलाके अशोक के साम्राज्य के भीतर थे। यहाँ जो आपको ये लाल बिंदु से स्थान दिखाए गए हैं, यहाँ सभी जगह हमें अशोक के शिलालेख मिले हैं। कंधार, लंपक, मनसेरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, मेरठ, टोपरा, बहापुर, लुम्बिनी, गुज्जर, कौशाम्बी, सारनाथ, रामपुरवा, ये वो जगह हैं जहाँ से हमें अशोक के शिलालेख मिले हैं।
ऊपर एक वर्ड दिया हुआ है वंश। वंश किसे कहते हैं? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो हम उन्हें एक ही वंश का कहते हैं। जैसे मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। आज हम जो बात कर रहे हैं वो अशोक के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे है? आखिर साम्राज्य क्या है और राज्य क्या है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण से उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। तो राज्य साम्राज्य से अलग कैसे हैं? जब साम्राज्य राज्य से बड़ा होता है, जब कई राज्य एक साथ मिल जाते हैं तब बनता है साम्राज्य। राज्यों पर राजा शासन करते हैं जबकि साम्राज्य पर सम्राट शासन करते हैं। इसलिए हम अशोक को सम्राट अशोक कहते हैं क्योंकि वो साम्राज्य पर शासन करते थे। और इतने बड़े साम्राज्य के लिए, उसकी रक्षा के लिए बहुत सारे संसाधनों, बहुत सारे सैनिकों की ज़रूरत होती थी, जिसके लिए बड़ी मात्रा में उन्हें कर भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते थे? साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था उस पर देखते हैं। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जैसे पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। संदेशवाहक कौन थे? वर्ड अलग है और इसका अर्थ अलग है। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले राजा के ऐसे अधिकारी जो राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर होते थे सम्राट, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, यानी मौर्य साम्राज्य के अंदर भी कई छोटे छोटे क्षेत्र थे। इन पर तक्षशिला या फिर उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। आप आज भी ऐसे देख सकते हैं। मुख्य शासन चलता है भारत का दिल्ली से और सभी राज्यों में जो राज्यपाल भेजा जाता है उन पर नियंत्रण के लिए वो केंद्र का राज्यपाल क्या है? राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में वहाँ पर काम करते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर राजा शासन करते थे। कहाँ से? पाटलिपुत्र से। लेकिन तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों पर वो राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, यानी उन क्षेत्रों के जो अशोक के राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे वो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि यही आवागमन के यानी आने जाने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र, वही जो कोटले की पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और नजराना क्या होता है? यहाँ देख सकते हैं नजराना। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। यानी कर को नियमित रूप से वसूला जाता है, कर नियमित रूप से देना पड़ता है, जबकि नजराना कभी कभी ही वसूला जाता है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था, वहीं नजराना अनियमित रूप से कभी कभी ही इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, यानी नजराना स्वेच्छा से दिया जाता था। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे और वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। राजधानी में सम्राट कैसे रहते थे?
मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैगस्थनीज किसके दरबार में रहते थे। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का वो राजदूत था। मैगस्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, जिसमें उन्होंने भारत का वर्णन किया है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मैगस्थनीज ने जो कुछ भी देखा उसका वर्णन दिया था, यहाँ उसके विवरण का एक अंश है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये उन्होंने मैगस्थनीज ने सम्राट के बारे में वर्णन किया था। और पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। पाटलिपुत्र एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, यानी लकड़ी से, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। यह चारों तरफ से उद्यानों यानी बाग बगीचों और चिड़ियों के लिए बने घरें बसेरों से घिरा हुआ है। ये पाटलिपुत्र के बारे में मैगस्थनीज ने वर्णन किया था। अब देखते हैं अशोक, एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। तो अभिलेख के माध्यम से जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी सम्राट अशोक ने। वो ऐसे पहले शासक थे। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख हमें प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। उस समय क्योंकि आम लोगों की भाषा थी प्राकृत भाषा, तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। अब बात करते हैं अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग क्या है? कलिंग जो वर्तमान का ओडिशा है उसका प्राचीन नाम था कलिंग। कलिंग तटवर्ती ओडिशा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, जबकि अशोक इस युद्ध में जीत गए थे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने बात कही थी, राजा बनने के 8 साल के बाद मैंने कलिंग विजय की। यानी अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? अपने राजा बनने के 8 साल के बाद। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर वे अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। धम्म मतलब धर्म। संस्कृत का जो हम धर्म कहते हैं उसे प्राकृत में कहते हैं धम्म। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ। अशोक कह रहे थे कि मैं यह अभिलेख इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ ताकि भविष्य में मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, बल्कि इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत का जो शब्द है धर्म, उसका प्राकृत रूप है धम्म। आगे देखते हैं अशोक का धम्म क्या था। तो अशोक का धम्म क्या था? यहाँ आपको एक चित्र दिया गया है। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरबा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है और अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी।
उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, यानी अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच झगड़े होते ही रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों को नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। यानी अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी नियुक्त किए थे, जो धर्म की अलग अलग जाकर शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए और इन धम्म महामात्रों को ये निर्देश दिया, यानी इन अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो उन्हें स्वयं नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भेजे थे। अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। यानी अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं और जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब लोग तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज़्यादा फलदायी होंगी। और ये अनेक प्रकार की रीतियाँ क्या थी? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। यानी लोग इन कर्मकांडों की बजाय अपने दास और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, जीवों पर दया करें, ब्राह्मणों को दान दें। ये ज़्यादा लाभदायी होगा। अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। यानी हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। यहाँ ब्राह्मी लिपि आपको दिखाई गई है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। यहाँ अक्षर ए को अलग अलग भाषाओं और लिपियों में दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि थी। ये देवनागरी हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, बांग्ला, मलयालम और तमिल। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने सम्राट अशोक के बारे में बात की है। इसमें आगे कुछ और भी दिया हुआ है। यहाँ आगे की बात, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। जैसे पश्चिमोत्तर में और उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक, यानी करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा था। और हिंद यवन राजाओं ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ये आप देख सकते हैं, हिंद यवन सिक्का। इनके बाद पश्चिमोत्तर में उत्तर और पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। यानी शक शासक, जो शक साम्राज्य था, वो लगभग कुछ क्षेत्रों में 500 वर्षों तक रहा, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली। शक के बाद कुषाणों का शासन हुआ। लगभग 2000 वर्ष पहले शक के बाद आए कुषाण, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। यहाँ देख सकते हैं आप कुषाण सिक्का। उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राज्य की स्थापना की थी, शुंग वंश की। यानी अशोक का जो अंतिम, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम
अंतिम राजा था उसे पराजित करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंगों के बाद फिर कर्ण वंश आया और कुछ और वंशों का शासन तब तक चला था जब तक लगभग 1700 साल पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना नहीं हो गई थी। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था और यहाँ पश्चिमी भारत और मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। तो पश्चिमी भारत के कुछ हिस्से पर सातवाहन वंशों का भी शासन था। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य 400 सालों तक टिका रहा और 1700 साल पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो सातवाहन वंश के बाद जो शासन करा था वो करा था वाकाटक वंश ने। ये क्रम आपको याद रखना है। सातवाहन वंश, शकों और सातवाहन वंश का शासन लगभग समान ही अवधि का है। शक पश्चिमी भारत पर शासन कर रहे थे जबकि सातवाहन कुछ पश्चिमी भारत और कुछ मध्य भारत पर शासन कर रहे थे। उसके बाद पश्चिमी भारत और मध्य भारत पर शासन किया सातवाहन शासकों के बाद वाकाटक वंश ने। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में उसी समय 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच में चोल, चेर और पांड्यों ने शासन किया था और लगभग 1500 साल पहले इनके बाद फिर पल्लव और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना दक्षिण भारत में हुई थी। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हम उनके सिक्कों, पांडुलिपियों और पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर और बाहर जमीन की रास्तों की खोज की थी, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले थे। मंदिरों, स्तूपों और अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुईं। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थीं। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए इन बातों को ध्यान में रखना है। ये था शक सिक्का और ये था सातवाहन सिक्का। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध के बारे में और फिर उसके बाद कौन से शासन स्थापित हुए, किस वंश का शासन रहा, वो डिस्कस किया है। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।